अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। सिंध में बड़े सैलाब की एंट्री हो चुकी है। दूसरी जानिब बारिश का स्पेल भी एंटर कर चुका है और तीसरी तरफ भारत ने भी सतलुज में पानी छोड़ दिया है। एक मरतबा फिर कई बस्तियां, कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और बड़े पैमाने पर तबाही का अमल जारी है। लेकिन साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और रेस्क्यू भी किया जा रहा है। वो ख्वाह सैलाब की बायस आवाम फंसी हो या बारिश के बायस आवाम फंसी हो, हमारे पाक अफवाज के जवान वहाँ पर मौजूद हैं और वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और सख्त हालात में आवाम के साथ खड़े हैं। शहर कायद में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है और 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है, जबकि कई इलाकों में कुछ बारिश का सिलसिला कम भी हुआ है, लेकिन जो पानी जमा होने का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी हवाले से ताज़ा तरीन जो अलर्ट जारी हुआ है, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सलीम बलोच साहब ने ये अलर्ट जारी किया है, अपील की है कि शहरी नदी नालों से दूर रहें, नशेबी इलाकों से आवाम को निकलने की अपील की है। जबकि थड्डू डैम के हवाले से आपको अपडेट कर दें, 4.5 फीट ओवरफ्लो रिकॉर्ड किया गया है और मलीर नदी का पानी का जो रेला है वो भी 12 फीट तक हो चुका है। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त शहर कायद की। जबकि दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है और तमाम शहर में तकरीबन 80% ऐसा एरिया है जहां पर बिजली नहीं आ रही है और लोगों को पता नहीं किन किन मुश्किलात का सामना है। जो सड़कों पर मौजूद है वो भी मुश्किलात फेस कर रहे हैं, जो घर में बैठे हैं वो भी मुश्किलात फेस कर रहे हैं। ये तमाम तरह सूरत हाल है, टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर चुके हैं MKM से MP हैं नसीर अहमद साहब और पीपल्स पार्टी से मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध हैं नजमी आलम साहब। इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, दोनों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। पहले मैं बात करना चाहूँगी नजमी आलम साहब आपसे। शहर कायद में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है और कई इलाकों में पानी के जमा होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। कहा यही गया था, दावे यही किए गए थे कि जो आपके डी वाटरिंग पम्प्स हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए हैं, मौजूद हैं और पानी का जो अखराज है वो निकासी है वो भी बहुत अच्छा किया जाएगा। लेकिन सूरत हाल उस तरह से कंट्रोल में आ नहीं रही है नजमी आलम साहब। बारिश हो रही है, इस पर शहर के बाद इलाकों में बड़ी शदीद है, बाद में कम है। अभी मेरे घर के पास बहुत कम बारिश हो रही है क्लिफ्टन पे, ठीक है ना, लेकिन वो कुछ इलाकों में तेज है और वो पंप्स लगे में यहाँ बारिश को रोक तो नहीं सकते। लेकिन अच्छा। ये है कि हम तैयार हैं, KMC जो भी दूसरे इदारे हैं, यकीनन टाउन भी अपने तौर पे कोशिश कर रहे होंगे कि पानी को जैसे ही ये थोड़ी सी बारिश को रिलैक्स आएगा तो आप ये देखेंगे कि ये सारा पानी निकल जाएगा। इससे पहले जो बारिश जब 200 ml हुई थी तब भी अगले दिन सुबह कराची की रोडें साफ थी। तो अभी बारिश का क्वांटम ज्यादा है तो थोड़ा पानी जमा हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में जब बारिश का थोड़ा सा जोर टूटेगा तो 1-2 घंटे में वो पानी ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। हमने भी देखा कि कई जगहों पे जो रेस्क्यू टीमें थीं, जो मोबाइल टीमें थीं, वो रस्सियों के साथ मौजूद थीं। नजमी आलम साहब, कुछ अजीब नहीं लगता? टेक्नोलॉजी का दौर है, एक मेगा सिटी है, दुनिया का छठा बड़ा शहर है और इसके बावजूद आज भी इमदादी सरगर्मियां जो हैं वो रेस्क्यू टीमें रस्सियां लेकर लोगों को रोड पार करवा रही हैं। रस्सी देखिए 2-3 की वजह से लेते हैं हम लोग, बड़े मजबूत रस्से लेते हैं कि अगर बारिश में कोई गाड़ी बंद हो जाए तो उसको टो करके साइड पे कर दें ताकि रोड बंद ना हो। या बारिश में अक्सर गाड़ियां बंद हो जाती हैं, हमारे शहर में बहुत पुरानी गाड़ियां भी हैं जो बारिश में नहीं चल पाती। अच्छा। उसके लिए है, वरना और अगर फिर एक ये होता है कि एहतियातन ये रस्सा बहुत काम की चीज है, कभी पानी का फ्लो बहुत बढ़ जाए तो आप आदमी को रस्सा पकड़ के क्रॉस करा सकते हैं। ये सब उसके प्रिकॉशंस हैं, इसमें कोई नोनी बात नहीं है। अच्छा, नजमी आलम साहब, आपको नहीं लगता कि अगर जो बरसाती नाले शहर कायद में मौजूद हैं, अगर उनका प्रॉपर सफाई की जाए, उनको प्रॉपर रास्ता दिया जाए, पूरा साल उन पे नजर रखी जाए, तो इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए, मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है नालों के सिलसिले में। हमने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अपने बरसाती नालों को सीवरेज का नाला बना दिया जी। ये कोई 1-2 साल में नहीं, ये पिछले 25-30 साल का मैं बता रहा हूँ कि हमने 30-35 साल का
कि वरना मैंने अपनी आंखों से नॉर्थ नाजिमाबाद के नालों को खाली देखा, सूखा हुआ देखा था जब हम छोटे थे, लेकिन आज वो पूरे सीवरेज से बने। हमारा सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि हमने नालों पर तजाविजात तो अपनी जगह है, लेकिन हमारा सीवरेज सिस्टम नालों में चला गया, जो वाटर बोर्ड की नाली है। बिल्कुल, इसमें कहने में बिल्कुल दुरुस्त अगर ये नाले खाली रहे, ये नाले सीवरेज के पानी के लिए नहीं थे, ये बारिश के पानी के नाले हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये हमने पिछले 25-30 साल में ये होता रहा है कि जहां वाटर बोर्ड ने देखा लाइन बंदी, नाले में मिला दो। ये मैं समझ उसका नतीजा। फिर दूसरा, हमने तो नालों के ऊपर माजरत के साथ कटा कलामी की माजरत नजमी आलम साहब, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी आप ही का है। मैंने आपसे कहा कि ये पिछले 25-30 साल का ये पड़ा हुआ है सर। 18 सालों में मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पर इल्जाम तराजी नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की खराबी आपको बता रहा हूँ कि पिछले 25-30-35 सालों में हमने ये किया कि अपना जो सीवरेज सिस्टम था वो लाइनों के बजाय नालों की तरफ मोड़ दिया। उसमें वाटर बोर्ड का कसूर है यकीनन। मैंने जो नॉर्थ नाजिमाबाद की मिसाल दी, मुझे याद है कि मैं खुद बारिशों में छोटा था तो नाले में नहा लिया करते थे हम लोग बारिश में। अब हम उसके करीब नहीं जा सकते, इसलिए उसमें सारा सीवरेज है सर। उसके हमें पास से अपने गुजर भी नहीं तमाम सकते। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन से सीवरेज निकालना होगा, और ये एक दिन का काम नहीं है, सालों लगेंगे हमें करने में। सर देखिए, बरसाती नालों में सीवरेज की लाइनें क्यों गई, किसने डाली, कैसे हुआ, ये सब तो हुकूमत का काम है, हुकूमत को देखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर सीवरेज की लाइनें काम है, अगर लेकिन ये पिछले 30-35 साल का गंद है जो नालों में चला गया। अच्छा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता, देखें ये तो लिंक टू लिंक बहुत सारे मसाइल की बातें निकल आएंगी ना नजमी आलम साहब। आप देखें ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता तो ये सूरत हाल ही नहीं होती। सीवरेज की लाइनें प्रॉपर होती तो वो प्रॉपर चीजों। अब हमारी सीवरेज की लाइन, यहाँ हम नालों की बात करें, यहाँ तो सीवरेज की लाइन, सीवरेज का पानी समुंदर में जा रहा है, पूरा समुंदर काला हुआ है। बिल्कुल, लेकिन अभी देखिए जैसे ये माड़ीपुर का हमने ट्रीटमेंट प्लांट आबाद कर दिया है, वो काम कर रहा है। हमारा जो सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट था कराची का, उसको बर्बाद कर दिया गया। ये महमूदाबाद में TP2 में लाइन्स एरिया से लोगों को शिफ्ट करके वहां अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए वहां उनको बसा दिया गया। अब वो बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं बन सकता। ये भी तो कोई किसी से पूछे कि लाइन्स एरिया के लोगों को वहां लाके क्यों बसाया गया? पॉलिटिकल मोटिव था, और पूरा TP2 तबाह कर दिया, जो कराची का सबसे बड़ा। किसने बसाया नजमी साहब? मुस्तफा कमाल के दौर में। अच्छा, वहां पर लाइन्स एरिया में प्रोजेक्ट में जब रोड निकाली गई तो उन तमाम लोगों को लाके TP2 में बसा दिया गया। वो जो जमीन TP2 की थी वो सारा प्रोजेक्ट तबाह करके रख दिया मुस्तफा कमाल साहब ने। अच्छा, तो MQM से नसीर अहमद साहब मौजूद है ना हमारे साथ, MP, उनसे बात कर लेते हैं। हकीकत है, उनसे पूछते हैं ना। मैं तो हकीकत पे बात कर रहा हूँ कि ब्लेम गेम नहीं कर रहा। ठीक है, उनसे पूछते हैं ना, वो भी तो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनका क्या मौक़िफ़ है। आप हमारे साथ ही रहिएगा नजमी आलम साहब, हम पूछते हैं। नसीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अभी आपने सुनी बिल्कुल नजमी आलम साहब की गुफ्तगू। TP2 का वो एरिया है और वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में लोगों को बसाया गया, शहर बनाया गया, या जो भी हाउसिंग सोसाइटी जो भी बनाई गई, तो आप इसकी तरदीद करेंगे? वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं की गई कि किसकी ज़मीन है, किस मकसद के लिए है? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया शुमाइला। मैं नजमी आलम साहब की मैंने बात सुनी और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे सीनियर तरीन सियासतदान भी हैं। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, बल्कि तरदीद भी करता हूँ कि मुस्तफा कमाल के दौर में जो काम हुए उसको आज दुनिया में माना जाता है। उन्होंने जिस अंदाज में प्रोजेक्ट लेके गए थे, लेकिन बदकिस्मती है कि अभी थोड़ी देर पहले नजमी आलम साहब ने इस बात की तारीफ की कि हमारा वाटर बोर्ड इसमें इन्वॉल्व है। उनकी बद इंतजामी की वजह से, नाअहली की वजह से आज पूरा शहर कराची में डूब चुका है। ये बात इन्होंने खुद इस प्रोग्राम के अंदर अपने इस बयाने को यानी कि आपके सामने पेश भी किया। मैं भी समझता हूँ कि अगर मुस्तफा कमाल की बात तो ये कहते हैं कि उनकी ऐसे हुआ है, ये मेरे ख्याल में खास ख्याली है। मुस्तफा कमाल के दौर के अंदर जिस अंदाज में उन्होंने प्रोजेक्ट को चलाया, उसके बाद भी कराची तकरीबन 6 से 7 साल बेहतरीन चलता रहा, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की। उस काम को जो उनको रिपेयर मेंटेनेंस के तौर पर उनको देखा जाना चाहिए था, जो गुज़श्ता 16-17 साल से खुद बैठे में पूरा सिंध इनके पास है। अभी अर्निया तो ये कि इसमें मेयर कराची भी इनका अपना है, वाटर बोर्ड भी इनका अपना है, KMC भी इनका अपना है। इनकी अपनी नाअहली को छुपाने के लिए गुज़श्ता 15-20 साल पुरानी बात याद करते हैं
ना करें। नजीब भाई, आप हमारे बड़े हैं, मैं आपसे ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे आप, मैं समझता हूँ कराची के आवाम को आप बेवकूफ ना समझें। वो लोग समझ रहे हैं किसकी नाइलिए, किसकी वजह से आज कराची डूब चुका है। नसीर अहमद साहब, लेकिन एक बात मैं भी पूछना चाहूँ, क्योंकि हर शख्स पूछता है, अब तो इतनी बाशऊर है आवाम, हर कुछ मालूम है आवाम को, वो खबर रखती है हर चीज की। जो नालों पर तजावजात का मामला था, ये तो अभी का मामला नहीं है, ये तो बहुत पुराना मामला है। ये चाइना कटिंग के हवाले से जो चीज़ें थी, तजावजात, नाले पूरे नाले गायब हो गए हैं, पूरे नदियों के पार्ट कम हो गए हैं। तो इस पे तो बात की जा सकती है नसीर अहमद साहब, गलतियां तो हुई हैं। शुमाइला, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जहाँ तो तजावजात है, मैं कहता हूँ एमपी का हर एमपी एमएनए इस चीज के हक में है कि उस तजावजात को खत्म किया जाए। मैं अगर बात करूं, अगर इस प्रोग्राम की तवज्जो से कि तजावजात के ऊपर जितने भी हमने लेटर लिखे हैं, मैंने खुद अपने हल्के के अंदर जहां जहां नाले हैं, उन पर तजावजात हैं, उस पर मैंने लेटर लिखे। लेकिन आज, यानी आज की डेट, आज मेरे ख्याल में आज 9 सितंबर है, आज की डेट तक इससे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये प्रेडिक्शन आज की नहीं है, ये गुज़िश्ता में 3 महीने से डीसीज को लेटर लिख चुका हूँ, एसीज को लेटर लिख चुका हूँ, लेकिन आज भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये किसकी नाइली है? मैं तो लेटर लिख रहा हूँ ना, मैं अपने तरफ से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, मैं इलाके के लोगों की परेशानी समझ रहा हूँ। अगर तजावजात है उसको खत्म किया जाए, तो भाई इदारे में कौन बैठा था? तो पार्टी के लोग बैठे। मैं समझता हूँ कि इनको अगर कार्रवाई करके इनको तजावजात को खत्म कर दिया जाए तो आज ये परेशानी ना हो। मैं कह रहा हूँ कि आज जैसे नजमी आलम साहब ने कहा कि बारिश हो रही है, ठीक है, अभी मेरे ख्याल में जिस तरह की प्रेडिक्शन थी कि बारिश बहुत मूसलाधार होगी, 100 मिलीमीटर प्लस होगी, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, इतनी बड़ी बारिश नहीं है। लेकिन अभी से इस टाइम पे न्यू कराची के अंदर देखें, वहां पर सड़कें डूब चुकी हैं। नहीं, अभी बारिश रुकी नहीं है, अभी तो स्पेल, ये तो बारिश अभी इतनी हुई ट्रेलर है। बारिश मैं मेरी बात सुन रहे हैं, अभी इस टाइम पे बारिश अभी इतनी हुई भी नहीं है, अभी सिर्फ और फुहार पड़ रही है। उसके बावजूद भी वहाँ पे पानी जमा हो चुका है। पानी क्यों जमा हुआ है? कि वहाँ पे चौक है, वहाँ पे पानी, वहाँ पे जो नालों की सफाई ना होने की वजह से आज पानी अभी तक वहाँ पे फ्लो नहीं हो सका। तो ये समझता हूँ कि अगर गुज़िश्ता बारिशों के बाद 10-12 दिन का टाइम मिला था, सिंध हुकूमत चाहती, मेयर कराची चाहते कि नालों की सफाइयाँ होती, तो आज अभी जो इतनी बारिश नहीं हुई, तब भी इसके बावजूद भी पानी पूरा शहर काफी डूब चुका है। और बात करते हैं नजमी आलम साहब के पानी बारिश होने के बाद गुज़िश्ता दिनों 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद या 6 घंटे बाद पानी निकल चुका था। मैं आज भी बोलता हूँ इस प्रोग्राम की तरफ से, मेरे मंगोपीर के अंदर अलगाजी विलास, मैं समझता हूँ कि गाजी गोट और इस तरह मून सिटी अभी भी पानी के अंदर डूबा। 10 दिन गुजरने के बावजूद भी डूबा, कहाँ पानी निकला? और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी अभी अंडा मोड़ के ऊपर पानी जमा है, नागन चौक के ऊपर पानी जमा है। ये चीजें नजर आ रही है, लोगों को समझ आ रही है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, इनकी मशीनरी, आप बता रहे हैं कि मशीनरी भी फ्लॉप हो चुकी है। कोई काम कहीं किसी जगह कराची में किसी भी जगह पे काम होते हुए नजर नहीं आ रहा। अच्छा, नजमी आलम साहब, पीपल्स पार्टी पे जो ये एक तनकीद की जाती है कि 18 सालों की हुकूमत है और कोई एक मसला हल नहीं हुआ है, आवाम तो रिलीफ मांगती है ना। 18 साल में से इनके गवर्नर कितने अरसे रहे? रिकॉर्ड है पाकिस्तान की शायद आ जाए कि इतने अरसे एक गवर्नर जो बिल्कुल खुद मुख्तार था और कराची का सफेद का मालिक था, क्या किया? और उसके बाद 5 साल हमारे साथ ये इख्तिदार में रहे, सारे मजे लिए, सारे प्रोटोकॉल लिए, वजारतें ली, सब ली। और बात यह है कि अगर इनमें ये था कराची का, तो ये हमने इनको मना किया था। मेयर के खिलाफ बोलते हैं कि इलेक्शन ना लड़ो, आप खुद भाग गए थे, आपको अंदाजा था कि लोग वोट नहीं देंगे, तो आप लोग इलेक्शन से भागकर लड़ लेते बल्दियाती इलेक्शन और जीतकर कराची को संभाल लेते। आप लोगों ने जो हाल किया है न्यू कराची में, नालों पे 2000 दुकानें आपने अलॉट की हैं, एनक्यूएम ने पूरे नालों का बेड़ा गर्क कर दिया। 2000 दुकानें अलॉट हैं न्यू कराची में। अच्छा, नजमी आलम साहब, ये अभी नॉर्थ कराची में बड़ी शदीद बारिश हो रही है और वहाँ हो रही है क्योंकि देखिए आप बारिश अभी हो रही है ना, उबल पड़े हैं भाई। देखिए थोड़ी देर में जब क्वांटम कम होगा वही नाले पानी ले जाएंगे। जैसे अभी जब 200 मिलीमीटर हुई थी तो पूरा शहर चिल्ला रहा था, लेकिन सुबह सारी शहर की मेन आर्टरीज खुली हुई थी। अब कोई मसला नहीं, अभी बारिश हो रही है तो इसलिए पानी एकदम हो रहा है। अब थोड़ी देर में जब बारिश का जोर टूटेगा 2 से 4 घंटे में वो पानी निकल जाएगा। चले नजमी आलम साहब, मैं आपको एक और खबर दे देती हूँ कि मलीर नदी पानी का रेला जो है वो 12 फीट तक हो गया है। थड्डू डैम में 4.5 फीट ओवरफ्लो हो रहा है। वो पानी किधर से आ रहा है? बारिशों का पानी आ रहा है ना। अब बारिश, या तो हम क्या बारिश रोक दें क्या?
मलीर नदी में एक चीज जरूर बताइए, पहाड़ों से भी आता है, बलूचिस्तान के पहाड़ों से भी आता है मलीर नदी में, और वो पानी अब मलीर नदी में जब पानी बारिश हो रही है तो पानी आ रहा है उसमें, अब उसको तो हम नहीं रोक सकते कि पानी ना आए मलीर नदी में। ठीक है, नदी में जा रहा है ना, और कहीं नहीं जा रहा। जी ठीक है नजमी आलम साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बारिश ज्यादा होगी, ऑब्वियसली पानी ज्यादा आएगा, बारिश हो रही, पहाड़ों से पानी आ रहा है, समुद्र से पानी आ रहा है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये तो हर दफा मानसून का ये मामलात है ना, हर दफा क्यों मामलात ऐसे ही रह जाते हैं? वो नदी है भाई, नदी में तो पानी आएगा, नदी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा पानी? ठीक है, ठीक वो है, तो आएगा और वहां से ये होता हुआ समंदर में निकल जाएगा। ठीक, तो यानी ये एज इट इज ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, मलीर नदी की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो कुदरती एक है, पहाड़ों से पानी उतरता है, मलीर नदी में आता है, वहां से निकलकर वो समंदर की तरफ जाता है। ठीक है, उसको तो आप नहीं रोक सकते ना, वो तो जाना जरूरी है। अच्छा, मलीर नदी को आप साइड पे रख दें, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीजों की तरफ। अभी SPCA ने मखदूश इमारतों पे पूरी तहकीकाती रिपोर्ट, कमेटी, सब कुछ बना था, रिसर्च भी हुई, डिक्लेयर भी किया बहुत सारी इमारतों को। उन इमारतों को सबको सील किया हुआ है ना, उसमें लोग रह नहीं रहे अब। अच्छा, अभी गुलिस्तान जौहर में अभी ताजा वाकया हुआ है जिसमें गुलशन, आप जिस गुलिस्तान जौहर या गुलशन में कहीं ना बिल्डिंग की बैठी है जी ना, वो मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले सुना, वो यकीनन वो अभी ताजा है, वो ये पहले का नहीं था कि वहां जमीन बैठी है। ये अब वो यही बात है, उसको खाली करा लिया है SPCA ने, उसके साथ वाली बिल्डिंग को भी खाली करा लिया है, और जो सील की थी वो सील है, वो खुली नहीं है। अब उसमें बहुत से लोग कोर्ट चले गए, सही बात है, कोर्ट जाने से तो गवर्नमेंट किसी को नहीं रोक सकती, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने उन बिल्डिंगों को खोला नहीं है, वो अच्छी तरह सील और बंद है। हाँ, और जो लोग उसमें रिहाइश पजीर थे उनके लिए वो इंतजामात कर दिए गए हैं। देखिए बात, उसमें जो ज्यादातर लोग थे वो ये शहर की पुरानी बिल्डिंग है और ये पगड़ी पे रहने वाले लोग थे। अच्छा, ठीक है, ये पगड़ी का सिस्टम होता है जिसके तहत ये ओल्ड सिटी एरिया में इलाके, ये सिलसिला आज से नहीं, सालों सदियों से चल रहा है। गुलिस्तान जौहर में भी ऐसी इमारतें हैं जो पगड़ियों पर है? नहीं, गुलिस्तान जौहर में नहीं, ओल्ड सिटी एरिया में है, और कहीं आपको पगड़ी वाली इमारतें नहीं मिलेंगी। अच्छा, गुलिस्तान जौहर में कई इमारतों को सील किया था ना, कंस्ट्रक्शन सही नहीं जो तो सील कर दिया। अभी एक का पता चला कि वो बैठी है जमीन, तो उसको जाके खाली करा लिया गवर्नमेंट इंतजामी। 60 फ्लैट्स थे उसमें, और 60 फ्लैट्स का मतलब है कम से कम उसमें 60 से 70 खानदान रिहाइश पजीर होंगे, और वो करोड़ों के फ्लैट्स हैं। मुझे नहीं मालूम कितने वाले फ्लैट थे वो सर जी, मुझे मैं हमेशा एक चीज जरूर अंदाजा है, एक 1.25 करोड़ का फ्लैट तो वहाँ होगा गुलिस्तान जौहर में। देखिए नजमी आलम साहब, जो सिस्टम, जिस सिस्टम के हम लोग बात कर रहे होते हैं, हम ये देखते हैं कि ग्रास रूट लेवल से कभी भी काम ठीक नहीं होता। हम 25-25, 30-30 सालों की बात करते हैं, जिस वक्त इमारतें बन रही होती हैं, कभी वहां पे कोई गया, इंस्पेक्शन की, SBCA नक्शे आप देखें, पूरा शहर इस वक्त कंक्रीट बना हुआ है, पूरा शहर, कोई एक गली, कोई एक मोहल्ला ऐसा नहीं है। एक तो ये है कि लीगल कंस्ट्रक्शन, आप अगर नक्शा पास कराते हैं जो वो उसके लॉ के मुताबिक बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे वो 100 मंजिला भी हो, उस पर आप इतराज नहीं कर सकते अगर वो लीगल है तो। नजमी आलम साहब, मैं तो ये देख रही हूँ कि गली मोहल्लों में लोगों ने गलियां गायब कर दी हैं। मैं भी मान रहा हूँ, ये 2001 के बाद जो पोषण का सिस्टम शुरू हुआ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, उसने वो तबाही मचाई। और आप हैरान होंगे नजमी आलम साहब, मैं हैरान नहीं हूं, मैं तो खुद अपनी आंखों से देखता हूं। मैं आपको बताती हूँ, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 30-40 फीट ऊंची दीवार बिल्कुल सीधी खड़ी कर दी है और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल होंगे, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, ये इधर जो तबाही हुई है पोषण बनाने की, वो हमारे मेहरबानों ने की। उस जमाने में हुकूमत थी, वहां तो पुलिस भी नहीं जा सकती थी, बेचारे सरकारी इदारे वाले कहां से जाते, वरना बोरी में डाल देते ही उनको। और वहां पर जो हुई है कंस्ट्रक्शन नाज़िमाबाद और लियाकताबाद, फिरदौस कॉलोनी, गोलीमार, वो तबाही हो गई है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। ठीक है, ठीक है। हम ये देख रहे होते हैं
कि जब हम इदारों की बात करते हैं ना नजमी आलम साहब, बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं। जब तक कोई हादसा, कोई सानहा रूनुमा नहीं होता, उस वक्त तक इदारे पे कोई बात नहीं होती। जैसे ही कोई सानहा रूनुमा होता है, फैक्ट्री में आग लग गई तो हम ये ढूंढने लगते हैं कि एग्जिट वे था या नहीं था। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी बिल्डिंग में एग्जिट वे होता है, नहीं होता। ये किसका काम है? उस वक्त इदारे कहाँ होते हैं जब ये बिल्डिंग्स बन रही होती हैं? रिएक्शन करने वाले लोग बन गए। बिल्कुल माजूद साहब, हमारा पूरा सिस्टम रिएक्शन करने वाला बन गया, एक्शन करने वाला नहीं है। तो सर जी, आप जब कुछ होता है नहीं, मैं तो इदारों की आपके इदारे कहाँ हैं? सिंध के इदारे कहाँ हैं? मुल्क को तो छोड़े, सिंध के इदारे मान रहा हूँ कि ये इदारों की कमजोरी है कि अभी एक बात सुने, कुछ अरसे पहले सबसॉइल वाटर के ऊपर कार्रवाई हुई जी, ठीक है, कि भाई वो लीगल पानी दे रहे हैं। आपको पता है नतीजा क्या हुआ? अगले दिन साइट इंडस्ट्रीज पूरी आके बैठ गई वजीर आला के ऑफिस में कि जी आप इनको छोड़ें, वरना हम फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। क्या करे सिंध गवर्नमेंट? तो सिंध गवर्नमेंट, इसका तो मतलब ये है कि सिंध गवर्नमेंट की रिट नहीं है। रिट है, बिल्कुल है, लेकिन ये हमें बड़ी रियलिटी से करना पड़ता है, देखना पड़ता है चीजों को। खाली बैठ के तनकीद करना आसान होता है, लेकिन ग्राउंड में आकर उन मसाइल को हल करना। साहब, हम फील्ड में जब निकलते हैं, वो फिशरीज का एरिया हो, वो सी व्यू का एरिया हो या नॉर्थ कराची का एरिया हो, सी व्यू के एरिया की तो आप हमसे बात ना करें, हमारे से तो आप हमसे तो बात करें 35% इलाके की कराची के। अच्छा, बाकी तो हमारे पास है ही नहीं। आप कैंटोनमेंट सदर का इलाका है, आधा ये प्रेस क्लब जो है ये कराची कैंटोनमेंट का इलाका है, जहाँ टेक्सास कराची कैंटोनमेंट लगती है। वहां पानी सदर में खड़ा हो जाए तो बातें हम सुने, भाई कराची कैंटोनमेंट निकाले ना जो टैक्स लेता है। सिंध गवर्नमेंट को करे, डिफेंस अगर डूबता है ठीक, तो क्या सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? अच्छा, ठीक, उनके जो उनके हेड है उनको भी तो कोई बोले, वहां कोई नहीं बोलता डर के मारे। नहीं नजमी आलम साहब, खैर हम लोग तो हर वक्त आवाज उठाते हैं शहर कायद के लोगों के लिए। नसीर अहमद साहब से भी पूछ लेते हैं। नसीर अहमद साहब, ये कहेंगे कि भाई 100% इलाका बल्दिया के कंट्रोल में होना चाहिए, कंटोनमेंट वगैरह नहीं होनी चाहिए। रेलवे की, ये रेलवे की जमीन है, ये कंटोनमेंट की जमीन है, ये फला की, ये आप इसमें केएमसी दखल नहीं दे सकती। क्यों? पूरा शहर एक मेयर के अंडर में होना चाहिए। ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कोई भी मेयर हो। नसीर अहमद साहब, आप क्या कहेंगे? वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, सारा कुछ एक शख्स के कंट्रोल में होना चाहिए। अभी वैसे सारी वजारतें, जितनी भी सूबाई वजारतें हैं, वो मुराद अली शाह साहब के पास हैं, और तो उससे मामलात हल हो जाएंगे। हाँ सुमैला, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा था और नजमी भाई की बात सुन रहा था। नजमी भाई की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि कुछ चीजों पर अपने आप से कह रहे हैं कि हमारी गलतियां हैं, लेकिन गलतियों से सबक सीखना चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि अगर मैं बात करूँ 33% अगर कराची इनके पास है तो 33% में कितना काम किया। लोग तो तरस रहे ना कि भाई हमारे इलाकों में 33% अगर सिंध गवर्नमेंट के पास है या मेरे कराची के पास, उससे क्या काम किया, उन्होंने क्या डेवलपमेंट काम किया, मुझे बताया। कोई 10 काम गिनवा दे मेरे को यहाँ पे कराची के अंदर, जिसमें हम बोले कि सिंध हुकूमत अपना ईमानदारी से काम कर रही है। और दूसरी बात रही कि अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात करें तो ये किसके अंडर में आते हैं? ये इदारे किसके पास है? सिंध हुकूमत के पास है। मैं ये समझता हूँ कि अभी इन्होंने जौहर के अंदर इन्होंने सीलें कर दी है। जब ये बिल्डिंगें बनी है, हाई राइज बनी है, उस वक्त इदारा का सो रहा था। भाई ये इस टाइम पे ये मामला हो चुके हैं शमाइला कि अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डायरेक्टर जाता है या उनका कोई इंस्पेक्टर जाता है, वहां पे उनसे नेगोशिएशन होती है, पैसे लिए जाते हैं, लक्षों किलोमीटर को लेके लिए जाते हैं। लक्षों का प्रोजेक्ट इतना मुश्किल किया हुआ है कि आम आदमी की दस्तरों से बाहर है, वो पैसे लेके उसको बिल्डिंग में तैयार हो जाती है। जब उसकी वहां पे क्वालिटी तक नहीं होती, उनके लक्ष्यों के मुताबिक काम नहीं होता, तो जाहिर बात है हैजत से पैदा होते हैं ना। तो नसीर अहमद साहब, अभी जो SBCA के जो डायरेक्टर चेंज हुए थे, साग खोड़ो साहब की जगह जो दूसरे डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। खबरें तो बड़ी आ रही थी कि उन्होंने बड़ी सख्तियां की है। मुझे याद है उन्होंने बड़े बोल्ड स्टेप लिए, लेकिन सुबह ठंडे हो गए ना, क्यों हुए, खामोशी क्यों अख्तियार कर गए? भाई कहीं ना कहीं तो गफलत है ना, उनको कैफे करता तो क्यों नहीं पहुंचाया? और हुकूमत नहीं चाहती उनको इब्राहिम निशान बनाती तो आज भी इस टाइम पे मैं कह रहा हूँ कराची में बिल्डिंगें बन रही है, विदाउट नक्शे बन रही हैं। कितनी जगह ऐसी है जहाँ पे विदाउट नक्शे वहाँ पे बिल्डिंगें बन रही है। कल को खुदा न खास्ता वो दोबारा बिल्डिंग डैमेज होती है, लोगों को नुकसान होगा, लोगों पैसे जाए होंगे, लोगों की आवाज होगी, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? सिंध हुकूमत होगी। ये अपना कैबिनेट दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। शमाइला, मैं समझता हूँ हमारे लोग इस तरह
बिल्कुल नसीर अहमद साहब, बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे और आपसे मजीद बात भी करेंगे। नजमी आलम साहब से भी बात करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। किन किन मामलात को उठाएं, किन मसाइल की निशानदही करें, हम खुद परेशान हो जाते हैं कि कहाँ देखें और कहाँ ना देखें, क्योंकि कोई भी मसला एक उठाया जाता है और उसके पीछे 10,000 मसले निकल आते हैं। एक जानिब सैलाब का खतरा, दूसरी जानिब बारिश हो रही है, तीसरी जानिब महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, महंगाई ने आसमान को छू लिया है, लेकिन कहीं पर भी कोई रिलीफ आवाम को नजर नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो छुट्टी दे दी जाती है, या बहुत ज़्यादा अगर पानी आ गया या सैलाबी कैफियत हो गई तो सब अपने घरों में महसूर हो जाएं। ये क्या मसले का आखिरी हल है? ज़रूर बात कर लेते हैं। नसीर अहमद साहब ब्रेक पर जाने से पहले अपनी बात कर रहे थे, उनकी बात दरमियान से मुनक़ता हो गई थी। नसीर अहमद साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। अगर ऑन कॉल है तो मैं इससे बात पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जिस टाइम पे औरंगी टाउन के अंदर, मैं अगर अपने हल्के से बराबर की बात करूँ कि औरंगी टाउन के अंदर अभी इस टाइम पे वहाँ पे पेट्रोल पंप बन रहे हैं वहाँ पे, जबकि उनकी जमीन के कागजात भी क्लियर नहीं है और विदाउट नक्शा वहाँ पे पंप बन रहा है। एसडीसी की गफलत मौजूद है, किसके कहने पर पंप बन रहा है? आए मैं इनको दिखाता हूँ, जगह दिखाता हूँ वहाँ पे जाके, कल को हादसा हो जाए, खुदा न खास्ता पेट्रोल पंप एक बम है। आप समझते हैं आपको, पेट्रोल पंप एक बम है, उसके बगैर परमिशन के, बगैर एनओसी के, बगैर क्लियरेशन कैसे बन रहा है? ये सवाल बनता है हुकूमत से। इससे पहले भी दुआ चौक के ऊपर पंप के ऊपर हादसा हो चुका है, वहाँ पे लोग वहाँ पे 4 से 5 जाने जा चुके हैं। मैं समझते हूँ खुदा न खास्ता इस तरह की लापरवाही होती रही तो कराची के अंदर और बिलखुसूस औरंगी के अंदर, मैं मंगोपीर के अंदर की बात करूँ, जिस तरह के नायली की वजह से वहाँ पे बड़े बड़े हादसा होने का खतरा है। नजमी आलम साहब से बात करते हैं। नजमी आलम साहब, ये रिहायशी इलाकों में तो सीएनजी पंप्स और पेट्रोल पंप्स नहीं बना सकते, ये तो शायद कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पेट्रोल पंप तो हमेशा से रिहायशी इलाकों में रहे हैं, मेन रोड्स पर, गलियों में तो नहीं बनते हैं पेट्रोल पंप। अगर आप देखें तो नाजाबाद चौरंगी से चले तो गवर्नमेंट कॉलेज तक जाएं तो 2 पेट्रोल पंप मैं अपने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, वही मेन रोड पे पेट्रोल पंप। बहुत ज्यादा कंजस्टेड एरियाज में अगर बना दिए जाए तो ये, इसके लिए तो फिर अभी जैसे नसीर अहमद साहब ने कुछ चीजों की निशानदेही की। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अब बशीर साहब ये नहीं बताएंगे कि नॉर्थ नाजाबाद को कंक्रीट का जंगल किसने बनाया, वरना बाबर गौरी नाराज हो जाएंगे इनसे। अच्छा अमेरिका में बैठ के कि तुम मेरा नाम ले रहे हो। मैं अगर पेट्रोल पंप्स की बात कर रही हूँ, पेट्रोल पंप्स में आपको बताऊं, गली मोहल्लों में कहीं पे भी पेट्रोल पंप नहीं है। एक मिनट, गली मोहल्लों में मैंने ये छोटे छोटे आजकल पेट्रोल पंप्स नजर आ रहे हैं, कॉर्नर्स पे वो 4-5 बॉटल्स लेके वो बैठे होते हैं। वो तो इलीगल पेट्रोल बेचते हैं, ईरानी पेट्रोल। अच्छा, तो इनका पेट्रोल पंप नहीं है, वो इलीगल पेट्रोल बेचते हैं। अभी मैं बता दूं, ये माइक कोलाची पे बिक रहा था, मैंने ही एसएसपी को की तो उन्होंने पकड़ा है उसको। नजमी भाई शमाला, नजमी भाई कह रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैंने देखा कि बोतलों में पेट्रोल रख के बैठे हुए, बात कर रहा हूँ, तो मैंने ही एसएसपी को शिकायत की तो फिर उन्होंने। अच्छा, वन बाय वन बात करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तौर पे आप लोगों को सुन सकेंगे। मतलब पंप जो है, देखिए जो है वो प्रॉपर जगहों पे है। अच्छा, इलीगल कोई नहीं है पंप, इलीगल ये जो ईरानी पेट्रोल स्मगल होके आता है, ये कई जगहों पे बिकता है। तो ये नजर आ रहा है सामने सर, इसके खिलाफ कभी ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं होता है, देखिए ये ऐसा नहीं होता कि कोई पंप बनाकर बेच रहा है, ऐसा नहीं है। वो कंटेनर में बोतलों में भर के बैठते हैं, मोटरसाइकिल वाले को बेच बात है। ये खतरनाक बात है। वो उन्होंने 4 बोतलें भर ली, अगर मैं आया मोटरसाइकिल पे मुझे डाल दी 1 बोतल। वो इस तरह कोई बाकायदा कोई पंप की शक्ल में नहीं है बने हुए वो। अच्छा, जो ये ईरानी पेट्रोल बेचते हैं। ठीक है, ठीक है। नसीर अहमद साहब क्या कहना चाह रहे थे, अब आप फरमाइए। तो देखिए, इस तरह का ईरानी अगर पेट्रोल को बेच रहा है, हम इसके खिलाफ भी हैं और मेरे ख्याल में इसके खिलाफ कार्रवाई होती भी है। मैं इस टाइम पे जो पॉइंट हाईलाइट करूं, औरंगी के अंदर पंप बन रहे हैं इस टाइम पे भी, और आज की डेट में बिल्कुल बन रहा है। एनओसी है, हाँ एनओसी भी नहीं है, और फिर डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी क्लियर नहीं है, ना ही वो सेक्शन हुआ है ना अप्रूव हुआ है। वो कैसे बन रहा है? लेकिन भाई मैं ये समझता हूँ कि मैं, अगर आप बोलोगे मैं निशानदेही करूंगा इस चीज की, साथ ही पास उनके कॉन्टेक्ट भी दिखाऊंगा और प्लॉट नंबर भी आपको मेंशन कर दूंगा आपको।
चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप नजमी आलम साहब को डायरेक्टली आप ये चीज़ें सेंड कर सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, अब वो जाके विजिट करना तो दूर की बात, सेकंड्स में खबर यहाँ से वहां पहुंच जाती है, फुटेजेस पहुंच जाती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्यों नजमी आलम साहब? देखिए ना, 1 मिनट में आपको दुनिया के हर इलाके की खबर मिलती है, कोई चीज अब छुपती नहीं है जी। वो पहला जमाना था कैमरे, वक्त तो मिनटों में आप यहाँ कुछ हो रहा होता है अमेरिका में पता होता है, अमेरिका में कुछ हो रहा है। काउंटर चेक बहुत हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद काम नहीं हो रहा। नजमी साहब, बिल्कुल है, काम की बहुत गुंजाइश है अभी शहर को बेहतर करने की, और हम सबको मिलकर ही करेंगे, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। नजमी आलम साहब, आपको पता है लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि आप हमें 70 की दिहाई का ही कराची दे दें तो हम खुश हो जाएंगे। 70 का दिहाई का दे दिएगा, 86 के बाद वाला ना दीजिएगा, वरना लाशें, बोरियां और लाशें मिलेंगी खुदा के वास्ते। देखिए नजमी आलम साहब, ये तो लोग कह रहे हैं, मैंने तो आप तक बात पहुंचाई है, अल्लाह के वास्ते, वरना लाशें और स्ट्रीट क्रिमिनल्स तो अभी भी बहुत सारे हैं। आप कोई एक दिन नहीं गुजरता जब हमारे पास ये खबरें ना आई हो। लोग घरों की दहलीज पे लूट जा रहे हैं, खवातीन लूट जा रही हैं। बात नहीं, हम अगर आप क्राइम रेट लाहौर का और हमारा मुआवजा करें ना, तो लाहौर हमसे छोटा शहर है, उसका क्राइम रेट हमसे ज्यादा है। न्यूयॉर्क का देख लें और शहरों का भी देख लें कि क्राइम, ये स्नैचिंग और ये तो कभी भी खत्म नहीं होगी। देखिए, हम बात कर रहे होते हैं सैलाब और बारिश की, और सारी जो चीजें होती है वो अब उसमें हमें कहीं और निकल जाती है। इंडिया ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है कि हमारा जो सिंध ताश माहिदा उन्होंने, उसके तहत तो ये था कि पहले से मुस्तकिल अलर्ट एक दूसरे को रखा जाता है, वो उस पर वो अमल नहीं कर रहा, ढिटाई कर रहा है। इंटरनेशनल माहिदा है, उसके तहत ये होता है कि प्रिकॉशनरी है, पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहो ताकि इकट्ठा ना छोड़ना पड़े। इंडिया ने ये किया पाकिस्तान के साथ कि पानी रोक के रखा, जब बिल्कुल एंड हो गया तो सारा पानी खोल दिया, वरना सिंध ताश माहिदे के तहत हर रोज इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। अगर हमारे पास डैम्स बने होते तो हमें इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। डैम्स अपनी जगह है, डैम्स भी जरूरत है, स्टोर कर लेना पानी, जिस वक्त छोड़े आप स्टोर करें। डैम्स अब आपको यहाँ सिंध में नहीं बनेगा, पंजाब डैम्स हमेशा बनता पहाड़ी इलाके में। डैम्स बनने चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं, जो चीज कंसेंसस से हो सके उसको करना चाहिए। डैम तो सहराई इलाके में भी बन जाते हैं, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात? आपने स्टोरेज करनी है, पानी के रास्ते में आप रुकावट खड़ी करें। जहाँ से पानी आएगा वहीं बनेगा डैम। आप यहाँ कराची में तो नहीं बना सकते डैम, लेकिन हम सिंध में तो बना सकते हैं ना। नहीं, जहाँ से पानी दरियाए सिंध पे बनाने की बात हमने 7 डैम बनाया है, 7 डैम बनाए, लेकिन छोटे डैम्स हैं, बड़े डैम्स नहीं बन सकते। यहाँ पर बड़े डैम आपको बनाना पड़ेंगे केपी के आजाद कश्मीर की साइड पे, वहीं बन सकते हैं। यहाँ पर बड़े डैम बनाने की गुंजाइश नहीं है, छोटे डैम बन सकते हैं। लेकिन अगर आप उस मैग्नीट्यूड के तरबेला और मंगला जैसे बनाना पड़ेंगे चाहते हैं तो आपको उसी इलाके में जगह है, यहाँ नहीं बन सकते हो। सर, अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जाहिर है शहरी इलाकों में कैसे डैम बनेंगे, लेकिन ये है कि जहाँ पे डैम बनने चाहिए वहाँ पे भी तो नहीं बन रहे ना। बात तो ये है आपको ये कि ना, यही बात आप जो कहना चाह रही है, जो नहीं बन सके वो क्यों नहीं बन सके? हमारे सूबों में एक दूसरे पे ट्रस्ट डेफिसिट है, ये एक इम्पोर्टेंट बात की आप। ये बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक नहर है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो नहर बनाई गई थी कि मंगला से या तरबेला से निकलती थी कि भाई जब फ्लड आएगा तो ये नहर खोली जाएगी। ठीक है, ज़िया-उल-हक के दौर में उस वक्त के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने वो नहर खोल दी, आज तक वो नहर खुली हुई है जो कि फ्लड पे खोल ली थी। जब ये चीजें होंगी तो ट्रस्ट, देखिए ना, ये कोई मेरा या पार्टी का मसला नहीं है, ये तो बहुत पुरानी आपने बात कही है। बात तो कुछ ऐसी भी नहीं, देखिए ना, ट्रस्ट डेफिसिट तो आ गया ना। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट तो आ गया, मसला बहुत पुराना है। आप देखें कि कराची का नौजवान हमेशा एक चीज पे ये कहता है कि कोटा सिस्टम जो 10 साल के लिए नाफिज हुआ था वो आज तक नाफिज। बहुत अच्छी बात कही आपने। ठीक है, तो आप नहर को खोल के भूल गए कि उसे बंद भी करना था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ तो इतना बड़ा कोटा सिस्टम भुट्टो साहब ने 10 साल के लिए किया, बिल्कुल। उसके बाद ज़िया-उल-हक ने फिर उसको 10 साल बढ़ाया, सुनते रहिए आप। जी। फिर उसके बाद अगली दफा 10 साल के लिए नवाज शरीफ साहब ने बढ़ाया, जबकि एनक्यूएम उस काबीना का हिस्सा थी। उसके बाद सुनते जाएं, उसके बाद फिर 10 साल के लिए मुशर्रफ के दौर में बढ़ा,
एमक्यूएम उस वक्त मतलब के कुल थी, एमक्यूएम ने क्यों नहीं खत्म कराया? फिर इमरान खान ने इसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए किया, उस वक्त भी एमक्यूएम उसकी काबीना में बैठी थी, वहां नहीं बोली कि अनलिमिटेड कैसे कर रहे हैं आप। भाई ये चाहते ही नहीं है एमक्यूएम वाले कि कोटा सिस्टम खत्म हो, इनको सियासत करने के लिए मिल रहा है, वरना इनको कितने मौके थे कि ये खत्म करा सकते थे कोटा सिस्टम। अगर ये 2002 में जब ये आए गवर्नमेंट में, कहते जी ये कोटा सिस्टम खत्म करो वरना हम नहीं आएंगे गवर्नमेंट में। एमक्यूएम तो ये कहती है कि हमारे पास तादाद पूरी नहीं थी, हम नहीं करवा सकते थे। इनके वजह से उस वक्त सिंध में गवर्नमेंट बनी थी मुशर्रफ की। अगर ये कहते हैं हम गवर्नमेंट में नहीं आ रहे हैं और आप समझते हैं कि खत्म होना चाहिए, तो आप क्यों नहीं हो जाना चाहिए भाई? अच्छा ये मुझे बता दें, जब इमरान खान ने अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ाया, उस वक्त उसकी काबीना में ये बैठे हुए थे ना इनके वज़रा जी, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? ठीक है, हमने जब सेंसस के ऊपर सिंध ने शोर किया, उस सेंसस को किसने पास किया? इमरान खान के दौर में इन्होंने ही किया ना, एमक्यूएम ने पास किया। हम कह रहे थे कराची के सिंध की आबादी कम गिनी गई है, ये उसको पास करके आ गए। ठीक है, उसका जवाब दे एमक्यूएम कराची वालों को। नसीर अहमद साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी नसीर अहमद साहब, मेरी आवाज आप ये लियारी को भूल गए, जहाँ पे जो चीन चौक को भूल गए, जहाँ पे इंसानों की सरों को काट के उसको फुटबॉल बना के खेला गया था, वो इंसानियत पे अमल भूल गए क्या? वो बात भूल गए जब वहाँ पे कजी ग्राउंड के अंदर लाशों को लटका के ड्रिलों के जरिए मारा गया था? हम नहीं चाहते उस तरफ जाने की तरफ। असल में अभी इस टाइम वक्त की जरूरत यह है कि लोगों के मसलों को हल किया जाए। मैं समझता हूँ इस टाइम पे अगर एसडीसी की बात करते हैं, हम तो कहते हैं पेट्रोल बने, लेकिन उनकी लीगल प्रोसीजर पूरा होना चाहिए, नहीं हो रहा पूरा। इन चीजों को उनको ख्याल करना चाहिए, इनको देखना चाहिए। नंबर 2, अगर इन्होंने बात की है कि इस हवाले से कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे लोग इस टाइम पे एहसास मरीने के शिकार हैं, उनको बुनियादी सहूलतें मिल नहीं रही, पानी इनको मिल नहीं रहा, बिजली इनको मिल नहीं रही, गैस मिल नहीं रहा, लाखों अरबों रुपए इनके पास गैस रोड कटिंग के वाले पैसे आए थे पूरी कराची के अंदर, वो कहाँ गए? पैसे किधर लगे? वर्ल्ड बैंक से लाखों रुपए लिए, करोड़ों रुपए लिए, अरबों रुपए लिए, वो पैसे कहाँ लग रहे हैं? एशियन बैंक से इन्होंने पैसा लिया कराची के अंदर, मुझे बता दे कहाँ लगा है? जो इस वक्त बैठ के बात कर रहे हैं तो कराची हमारा है, बल्कि हम अगर कराची की आवाज उठाते हैं इनको बुरा लगता है, तो मैं कहता हूँ कराची को अपना बेटा भी समझे ना, जो कमा के दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, पूरे सिंध को पाल रहा है। इन्होंने जितना इनके पास पैसा आया, इन्होंने कराची के अंदर कौन सी तरक्की फंड किए, कौन सी रुपये स्कीमें लेके आए? कुछ 2, 4, 10 बता दें, जिनके उंगलियों फिंगर टिप के बता दें। नहीं है शमाला, लोग इनको यानी कि बदनाम हो चुके हैं, नीचे समझते हैं इन चीजों को। इनको ये कुछ कह रही है? नहीं, आपकी बात ही सुन रहे हैं हम। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर नजर आला साहब कह रहे हैं ना कि अगर इन चीजों को अगर बैलेंस रखा जाए, अगर ये अपने इदारे के अंदर काली भेड़ों को निकाल दे ना, तो मेरे ख्याल में कराची का बहुत ज्यादा बेहतर हाल हो सकता है। लेकिन कुछ भी नहीं चाहते ना, ये चाहते ही नहीं है कि आवाम को फायदा हो सके। अभी इस टाइम पे देखें ना, इनके कराची के अंदर जितने भी यूसी है, इनके टाउन चेयरमैन की तादाद सबसे ज्यादा है, यूसी चेयरमैन की तादाद सबसे ज्यादा है। जमात इस्लामी के लोग इनके 9 टाउन चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन इनके 80 से ज्यादा है। आज भी लोग गटर के ढक्कनों के न होने के गिर के मर रहे हैं, इनके जिम्मेदार कौन है? यही सी हुकूमत है। लोगों को पानी बुनियादी तौर पर मिल नहीं रहा, लाइनों में इनको पानी मिलता ही नहीं है, टैंकरों में पानी मिल रहा है। अगर हम लीगल वे पे कोई कनेक्शन लेने की बात करते हैं, उससे हम 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन मेरे हल्के के अंदर एक बासर आदमी जो पीपल्स पार्टी का नाम लेके वहां पे इनलीगल कनेक्शन 4-4 इंच के कनेक्शन लोगों को पैसे देके बांट रहा है। मैं इनका नाम भी लेता हूँ, वजीर लाला नाम इनका, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? वाटर बोर्ड को लेटर लिख चुका हूँ, सेठ गनी को लेटर लिख चुका हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं ये समझता हूँ मुझे पंपिंग स्टेशन के ऊपर केवल पार्टी के नाम पे कब्जा हो रहा है, उसको क्यों नहीं कराते? मैं कहता हूँ इस टाइम पे यहाँ पे बेनजीर भुट्टो पार्क के नाम से इन्होंने कब्जा करा के इस्लाम सोसाइटी को दिया, तो फिर अगर राजगार क्यों नहीं करा? आपने तो अपने बेनजीर हमारे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमने जो कदर करते हैं उसके नाम की इलाज नहीं रखी, तो हम इसे क्या तवक्को रखेंगे जो आवाम के मसले को सुनकर मसले को हल करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों को बिल्कुल बनाना छोड़ दो, खुदा का वास्ता। हम आपके साथ कह रहे हैं, हम अवामी नुमाइंदे, हमें पता है मसले मसाइल क्या है, आप हमें ऑन बोर्ड लें, हम आपको बताएंगे ये काम करेंगे, लोगों की सहूलियत पूरी हो जाएंगी। भाई बहुत देर हो चुकी है, लोग तरस गए हैं, लोग महसूस नहीं है गली सड़कों के अंदर, आप मोबाइल लेकर खड़े नहीं हो सकते। आप मुझे बताएं किस चीज को हम गिनवाएं, किस चीज से मुझे बताएं। नहीं नजमी भाई, आप बहुत सीनियर आदमी है, आपकी हो सकता है कि अच्छी मुशावरत से अगर हम साथ मिलकर कराची के आवाम का मुकदमा लड़े, लोगों को सहूलियात प्रदान करें,
अनकिन हक पता था कि प्यार है, जो गलतियां माजी में जिसने की छोड़ दें इसको, वो पुरानी अनकिन थी, अब नई अनकिन पढ़े लिखे लोगों की जमात है। मैं कहता हूँ कि आवाम के मसलों के लिए अगर हम आपके साथ खड़े, आप भी हमारे साथ खड़े हैं, ताकि लोगों के एहसास महरूमी निकालें भाई। लोगों को एहसास महरूमी से निकालें, जो कि शहर कायद के लोगों में मायूसी और डिप्रेशन और टॉलरेंस लेवल, लैक ऑफ टॉलरेंस, यानी इतना ज्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है कि बस जरा सी कोई बात होती है और झगड़ पड़ते हैं एक दूसरे से बुरे तरीके से, कुछ ख्याल नहीं करते कि कहाँ मौजूद हैं या क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कौन जिम्मेदारी इसकी कबूल करेगा कि आवाम की ये हालत होगी, एक साइको बन गई है शहर कायद की आवाम। नजमी आलम साहब, कुछ रोशनी डालेंगे आप इस पर? देखिए, अब मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है। ये इस शहर में बड़े अच्छा शहर होता था मेरा, पीसफुल। उसके बाद जब जेवर और बेचो और बंदूकें पिस्तौलें लो, तो वो जमाना भी मुझे याद है, जब 4-4 दिन की हड़तालें, जरा सी बात पे, वो सारी चीजों ने चीजों को डेवलप किया। और हाँ, लोग अपनी परेशानियों की वजह से टॉलरेंस लेवल कम हुआ है उनका, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रोग्रामों में उन लोगों को बुलाया करें जिनके पास कराची का मैंडेट हो। जिनके पास कराची का मैंडेट ही नहीं है, उनको बुलाने से फायदा क्या? अच्छा। ये तो सब फॉर्म 47 है। अच्छा, ठीक है। इनके पास कोई कराची का मैंडेट नहीं, ना आइंदा होगा फिर इलेक्शन में। ठीक है, ठीक है। मैंडेट पे तो हम फिर बात करते ही रहते हैं। थोड़ा सा काम पे बात करने की आज कोशिश की थी कि काम क्या हुआ, कितना हुआ, और अब जिसे हम आफत कहते हैं। कनाल आपको नहीं बना के दी, अभी ये शायरा भुट्टो बन रही है, कराची के लिए बहुत बड़ा है। इससे वाला अभी इस वक्त रोड बंद है, आप डिफेंस से जी फ्यूचर में अगर जब नदी चढ़े, मलिर नदी, तो वो रास्ता करंगी वालों का और बिजनेस कम्युनिटी को खुला रहे। जाम सादिक पुल जाम सादिक के दौर में बना था, जब मेरे ख्याल गवर्नमेंट भी में यही लोग थे। जाम सादिक पुल बिजनेस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी से शिकायत है, सिंध हुकूमत से शिकायत है। बिजनेस कम्युनिटी कहती है हमारा तो बिजनेस ही खत्म हो गया, सरमायादार यहाँ से अपना सरमाया समेट के जा रहे हैं। एक बात बताएं मुझे, कराची में बिजनेस खत्म हो गया, कराची में कारोबार बंद हो गया, लेकिन कराची में लोगों का माइग्रेशन हुआ जा रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे कारोबार खत्म हो गया, कराची की फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, अगर आप किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ आपको रोजगार ना मिले, नहीं जाएगा आदमी ना। सही कह रहे हैं। कराची ही लोग क्यों आए जा रहे हैं? तो कराची में लोगों का फ्लो नहीं होना चाहिए जी, अगर यहाँ कारोबार नहीं चल रहा तो। क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भिखारी भी एक रोजगार है ना, यहाँ पे मांगने वालों का भी एक रोजगार है, जेब कतरों का भी रोजगार है। ये सब रोजगार में आबाद है, मतलब कुछ भी करने वो रोजगार। किस जगह आपको भिखारी नहीं मिलते, किस जगह जेब कुतरे नहीं मिलते। ठीक है, नजमी आलम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए इतना सारा वक्त निकाला और अपनी गुफ्तगू की। नसीर अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। कोशिश हमारी यही होती है कि हम शहर कायद के बासियों के मसाइल उजागर करें और जगाने की कोशिश करें उन इदारों को या उन साहब इक़्तिदार लोगों को कि जो जिम्मेदार हैं इन तमाम मसाइल के। ना पानी है, ना बिजली है, ना महंगाई की तरफ किसी का ध्यान है, आवाम बेरोजगार है, नौजवान मायूसी का शिकार हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, इतने सारे मसाइल हैं कि गिनना भी मुहाल है। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।